10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई करो। आज हम लोग एक नए सीरीज़ को लेकर आए हैं सोशल साइंस का, कक्षा 10 का, और अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास है। इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, सी है इटली और डी है ब्रिटेन। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। कौन सा? ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रवाद का उदय की कहानी चालू होती है फ्रांस के बास्तिल के किले की घटना से, जो हुआ था 14 जुलाई 1779 को फ्रांस के पेरिस एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पे हुआ था। वहाँ एक किला है बास्तिल का किला, उसका नाम है बास्तिल का किला, जहाँ पर फ्रांस के लोगों ने जन आंदोलन जाकर किया, वहाँ पर तोड़ फोड़ किया। यहीं पर से राष्ट्रवाद का उदय चालू हुआ। इसको एक और नाम से जाना जाता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ? फ्रांस से प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 14 जुलाई 1779। अच्छा, इसमें एक शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से यह तात्पर्य है कि राष्ट्र के प्रति आपकी भावना जो राष्ट्र के लिए क्या हो? हितकर हो। ऐसी भावना जो राष्ट्र के प्रति हो और राष्ट्र के लिए हितकर हो, लाभदायक हो। अब दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसकी जानकारी अभी हम पहले क्वेश्चन में दिए हैं, लेकिन इसके लिए भी 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1848, बी है 1817, सी है 1779 और डी है 1615। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1779 को, 1779 14 जुलाई को पेरिस में बास्तिल के घटना से फ्रांस की क्रांति हुई थी। मतलब हम लोग को यहाँ से 3 क्वेश्चन मिला कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ और कब हुआ। तो 14 जुलाई 1779 को बास्तिल के किले की घटना से, फिर फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1779 को बास्तिल के किले की घटना से, और राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? 1779 को बास्तिल के किले की घटना से। और ये सब किससे रिलेटेड है? फ्रांस से। ऑप्शन सी है जब फ्रांस, क्वेश्चन नंबर 3 है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है? इसके लिए ऑप्शन ए है मेटरनिक, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है लुई फिलिप और ऑप्शन डी है चर्चिल। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, मेटरनिक। मेटरनिक ने ऐसा इसलिए कथन कहा क्योंकि फ्रांस पूरे यूरोप का एक ऐसा देश था जो पूरे यूरोप की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। वहाँ की जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों में कभी उतार चढ़ाव होता था तो सभी यूरोप के सभी देशों पर उसका प्रभाव पड़ता था। इसलिए मेटरनिक ने ऐसा कथन कहा। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 में हुई थी। अच्छा, वियना की संधि की कहानी यह है कि नेपोलियन कौन था? फ्रांस का राजा था। यह 1815 में वाटरलू का युद्ध हार गया। कौन सा युद्ध? वाटरलू का युद्ध। किससे हुआ था? ऑस्ट्रिया से ये कर रहा था। ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, 3 देश थे जिससे ये क्या कर रहा था? लड़ रहा था। कौन? नेपोलियन, जो फ्रांस का राजा रहा। इसने इस युद्ध में हार गया, पराजित हो गया। तब मेटरनिक ने क्या किया? वियना की संधि की, जो 1815 में हुआ। मतलब कि वियना की संधि के अगुवाई कौन किया? नेतृत्व कौन किया? मेटरनिक किया। मेटरनिक ने वियना की संधि की नेतृत्व की। अच्छा, अब 5वां क्वेश्चन है ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया? इसके लिए ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन सी है काल्विन और ऑप्शन डी है ज्यूसेपी मेस्नी। तो
इसका आंसर सही है ऑप्शन डी। मतलब ड्यूक मेटरनिक के हिसाब से सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन ज्यूसेपे मैत्सनी है। अच्छा, मेटरनिक ने ऐसा कथन इसलिए कहा क्योंकि जो ज्यूसेपे मैत्सनी थे ये राजशाही इसी को कहा जाता है राजतंत्र, इस व्यवस्था के वो खिलाफ थे। यहाँ पर इसका मतलब ये था कि ये राजाओं का ही शासन रहेगा, इसके खिलाफ थे। उस समय जो समाज में व्यवस्था थी वो राजतंत्र व्यवस्था थी, इसीलिए उनके लिए मेटरनिक ने ऐसा कथन इस्तेमाल किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब बनाया गया? तो बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर 1862 में बनाया गया। अब बिस्मार्क को 1862 में प्रसा का चांसलर इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके पहले फ्रांस में कई सारे आंदोलन हुए जिसका प्रभाव जर्मनी पे पड़ा। जर्मनी में भी राष्ट्रवाद के उदय की भावना जागृत हुई, जिसके कारण वहाँ पर जो महासंघ के सदस्य थे उन्होंने जर्मनी के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ दिया, जिसको राजतंत्र द्वारा दबा दिया गया। फिर 1862 में बिस्मार्क आए जिनको यहाँ का चांसलर बनाया गया और ये जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी की स्वतंत्रता के लिए क्या किए? आंदोलन प्रारंभ किए। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो इसके लिए ऑप्शन ए है दिसंबर 1870 में, ऑप्शन बी है जनवरी 1870 में, ऑप्शन सी है जनवरी 1871 में और ऑप्शन डी है जनवरी 1872 में। तो इसका आंसर क्या है? सी, जनवरी 1871 में। अच्छा, विलियम प्रथम को एक वर्साय में क्या हुआ? सम्मेलन हुआ जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑटोवान बिस्मार्क कर रहे थे। ऑटोवान बिस्मार्क, और यहीं पर इन्होंने क्या किया? प्रसा के राजा को यहाँ का सम्राट घोषित किया। अच्छा, इसको कभी कभी जर्मनी का राजा भी कहा जाता है, कभी कभी प्रसा का राजा भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मनी के अंतर्गत ही प्रसा आता है। तो ऑप्शन में कभी कभी प्रसा बोल देता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, और कभी कभी जर्मनी बोल देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर उत्तर को दीजिएगा। अब 8वां क्वेश्चन है क्राइमिया का युद्ध कब हुआ? तो क्राइमिया का युद्ध के लिए 4 ऑप्शन है। 1852 ईस्वी ए है, बी है 1853, सी है 1854 और डी है 1858। तो इसका आंसर होगा सी 1854। 9वां क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? उसके लिए ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है मुसोलिनी, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। तो इसका आंसर है जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा भूमिका बिस्मार्क थी, इसीलिए बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? जर्मनी के एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है? ऑटोवान बिस्मार्क को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जर्मनी के छोटे छोटे रियायतों को, मान लीजिए ये जर्मनी है, यहाँ पर छोटे छोटे पहले क्या थे? छोटे छोटे रियायत थी, इन सबको मिलाकर जर्मनी बनाने, इतना बड़ा देश जर्मनी बनाने का काम कौन किया? ऑटोवान बिस्मार्क। इन छोटे छोटे रियायतों को पूरा एक करके जर्मनी बना दिया किसने? ऑटोवान बिस्मार्क ने। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जर्मनी के एकीकरण का जनक। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? ऑप्शन ए है विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन बी है ज्यूसेपे मैत्सनी, ऑप्शन डी है ऑटोवान बिस्मार्क और ऑप्शन डी है ज्यूसेपे गैरीबाल्डी। तो इसका आंसर है ज्यूसेपे मैत्सनी। ज्यूसेपे मैत्सनी 1831 में, किसमें? 1831 ईस्वी में
यंग इटली का निर्माण किया और उन्होंने इस संगठन को बनाकर इटली के लिए आंदोलन छेड़ा और इसका सार्थक अर्थ भी निकला। तो अब ये 10 ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग अगले सीरीज में और क्वेश्चन को लेकर आएंगे, अति लघुत्तरी, दीर्घ लघुत्तरी, बहुविकल्पी। हम आपके लिए अभी इतिहास का लाए हैं, इसके बाद राजनीति विज्ञान का लाएंगे, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र का लाऊंगा, फिर जियोग्राफी का लाऊंगा। तो इन सभी सोशल सामाजिक विज्ञान के चारों पार्ट का, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, चारों का ऑप्शनल चैप्टर वाइज लाऊंगा और बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी, दीर्घ लघुत्तरी सभी को चैप्टर वाइज लाऊंगा। तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा और कंटिन्यू पढ़ाई करिए, क्योंकि अब बोर्ड का समय पास है और समय बर्बाद करने से आप लोग का नंबर बर्बाद होगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 10वीं कक्षा के नाम से टेलीग्राम चैनल बना है, आप जाकर उस पर ज्वाइन हो जाइए। और इसके बाद हम अपनी यहीं पर कक्षा ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।